हर इवेंट का क्या होता है, एक स्कोप होता है, एक अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। जब इस कंटेक्स्ट में देखते हैं, अगर आपने क्या इस पैटर्न पे वीकली अगर सारे करंट अफेयर के लेक्चर्स या फिर एटलीस्ट पढ़ते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन मिस होगा। हार्डली 2-3 हो जाएंगे, वो एक्सेप्शनल है, वो सभी के हो जाते हैं। बस एक थोड़ा हमारा आपका बेसिक यहाँ पे बना रहता है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि जैसे मैं यूपीएससी की बैच लेता हूँ तो हमारा पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स डेली चलते रहता है। तो जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो करंट इवेंट है वो थोड़े नए हो जाते हैं। आपका भी एक ट्रेडिशनल सब्जेक्ट चलते रहता है, चाहे ज्योग्राफी चल रहा है या हिस्ट्री चल रहा है या साइंस चल रहा है। इस बीच जो ग्लोबल लेवल पे क्या चल रहा है उससे आप कनेक्ट नहीं कर पाते। तो इन लेक्चर के माध्यम से थोड़ी आपकी ग्लोबल कनेक्टिविटी, करंट अपडेट्स वगैरह जो है और जो एनालिसिस है आपका एकेडमिक लेवल पे कंपेरेटिव के हिसाब से कैसा होना चाहिए वो यहाँ पे हो जाता है। तो जानते हैं कौन से इश्यूज़, इवेंट जो है यहाँ पे चर्चा में रहे हैं, इसको हम यहाँ समझ लेते हैं। सबसे पहले टाइटल डालिए वेट, गहू चर्चा में है। क्यों चर्चा में है इसको हम यहाँ देख लेते हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में इसको लेकर क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या यहाँ पे संभावना है, इसको हम समझ लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है हमें यहाँ पे समझनी है वो ये है, पिछले कुछ दिनों से आपका गहू जो है ये इसलिए न्यूज़ में है, जनरली कोई चर्चा का विषय नहीं है। हम गहू ऐसी आम जैसी बात है, बट ये चर्चा का विषय रहा है पिछले कुछ दिनों में। देखिए, अगर मैं पिछले कुछ मंथ्स को देखूं, ठीक है, पिछले कुछ महीने की अगर मैं बात देखूं तो आपको यह देखने को मिलेगा कि हमारे इंडिया में कोल का शॉर्टेज पैदा हो गया। किसका शॉर्टेज पैदा हो गया? कोल का शॉर्टेज पैदा हो गया। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके रेट बढ़ गए। पहला कॉन्सिक्वेंसेस ये हो गया। और दूसरे जगह बहुत से जगह नहीं, क्या लोड शेडिंग चालू होगी, राइट? क्योंकि कोयला जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं है और कोयले के वजह से हमारे देश में ऑलमोस्ट 70% जो नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी है इंडिया में कोल के वजह से बनती है। इसलिए बहुत से जगहों पे क्या चालू हो गया है? लोड शेडिंग चालू हो गया है। और जो इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट्स थे, यूनिट्स थे, पर यूनिट जो चार्जेस थे वो यहाँ पे क्या हो गए हैं? बढ़ गए हैं। ये एक चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलती है। सेकेंड चीज़ जो नहीं कि पिछले दिनों में चर्चा हुई थी वो था आपका लेमन, नींबू के भाव वगैरह बढ़ गए थे। उसका रीज़न मैंने आपको बताया था, नींबू के भाव वगैरह क्यों बढ़ गए थे। कोस्टल एरियाज़ में कुछ साइक्लोन, कुछ तूफान वगैरह आने की वजह से उसके जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम हो गई थी। अगेन जो आपके ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस थे, पेट्रोल के रेट्स बढ़ने की वजह से वो बढ़ गए थे, क्योंकि हमें ये लाना पड़ता था दूसरे स्टेट्स वगैरह से। तो अगेन लेमन के रेट्स ऑलमोस्ट 25 रुपये तक चले गए थे कुछ कुछ जगहों पर। ये क्राइसिस हमने देखे। पेट्रोल के खैर रेट हमेशा ही बढ़े हैं पिछले 2-3 सालों से, ये कोई खास मुद्दा यहाँ पे रहा नहीं है। अब इस बीच अगेन एक चीज़ यहाँ पे चर्चा में है, न्यूज़ में है, वो है आपका गहू। गहू की जब बात हम यहाँ पे देखते हैं, गेहूँ क्यों यहाँ पे न्यूज़ में है, आपको यहाँ पता होना चाहिए कि रिसेंटली आपको गहू के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए। और न्यूज़ में क्या है इसको हम यहाँ देख लेते हैं। इंडिया बहुत शुरू से ही नहीं क्या गहू का क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। बट रिसेंटली इंडिया ने गेहूं के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा बोलना सही नहीं है। अभी हम स्ट्रैटेजिक लेवल पे आने वाले ईयर्स में गेहूं को हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। गेहूं को एक्सपोर्ट नहीं करने के पीछे की हमारी स्ट्रैटेजीज क्या है, ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इसके क्या इफेक्ट गिरेंगे, इन सभी बातों को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। हमें इंपॉर्टेंटली यहाँ पे पता होना चाहिए कि हम गेहूं के एक्सपोर्ट को यहाँ पे क्यों रोकना चाहते हैं। ये थोड़ा एनालिटिक्स हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक्स यहाँ पता होने चाहिए। गेहूं जो है सबसे पहले ये कौन सा क्रॉप है? इंडिया के क्रॉपिंग पैटर्न के हिसाब से ये रबी क्रॉप है। समझ में आ गया? इसका मोस्ट ऑफ दी जो प्रोडक्शन होता है ये अगर मैं टेरेन के हिसाब से देखूँ तो ये नॉर्थ इंडिया में होता है और इंडिया के वेस्ट इंडिया में होता है, ठीक है। अगर मैं टेरेन के हिसाब से देखूँ, अगर मैं यहाँ पे स्टेट वाइज जाऊँ, गेहूँ का जो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है, नंबर 1 जो स्टेट है जो गेहूँ का उत्पादन करता है वो है यूपी, ठीक है। ओवरऑल जो गेहूँ का जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा होता है वो यूपी में होता है। बट अगर मैं यहाँ पे प्रति हेक्टर अगर मैं बात करूँ, प्रति हेक्टर अगर मैं बात करूँ तो वो होता है पंजाब में। मतलब मोटे मोटे तौर पे हमें कुछ फैक्ट्स यहाँ पे पता होने चाहिए। चर्चा में गेहूँ क्यों है कि इसके एक्सपोर्ट के ऊपर हमने यहाँ पे बैन लगा दिया है। इसके एक्सपोर्ट के ऊपर हमने यहाँ पे बैन लगा दिया है। क्यों लगाया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे हम आएंगे। बिफोर दैट हमें कुछ बेसिक्स यहाँ पे समझने ज़रूरी हो जाते हैं कि गेहूँ एक रबी क्रॉप है, ठीक है। गेहूँ इंडिया में ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है? नॉर्दर्न इंडिया में और वेस्ट इंडिया साइड में, ठीक है। और मेजर
गेहूँ प्रोड्यूस करने वाले जो स्टेट्स हैं इंडिया में वो कौन से हैं? आपकी यूपी, ठीक है। ओवरऑल प्रोडक्शन यूपी में ज़्यादा है प्रति हेक्टर अगर हम देखें, क्योंकि पंजाब यूपी के कंपैरिजन में छोटा स्टेट है, बट प्रति हेक्टर देखा जाए वहाँ पे गेहूँ का उत्पादन क्या है? अच्छा खासा है। ये क्लियर हो गया, मुद्दा समझ में आ गया। अब देखिए इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे होंगे। सबसे पहले समझ लो कि हम क्यों बैन लगा रहे हैं, हमारा मतलब इंटेंशन क्या है, इसके पीछे थोड़ा बहुत आप समझ लो। ये सारा सिनारियो है। अब अगर ओवरऑल हम वर्ल्ड में देखते हैं ना, गेहूं का जो सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है वो है चाइना। चाइना के बाद सेकेंड नंबर पे आता है आपका इंडिया। पूरे दुनिया को अराउंड 40-50% जो गेहूं है किसके तरफ से एक्सपोर्ट किया जाता है? चाइना एंड इंडिया की तरफ से इसे एक्सपोर्ट किया जाता है। समझ में आ गया। अब हालत ये है कि ये दोनों भी देशों में इस ईयर पिछले 1-2 सालों में गेहूं का जो ओवरऑल जो प्रोडक्शन होता था उसमें थोड़ी बहुत क्या आई है? डिक्लाइन आई है। समझ में आ गया। पहली जो चीज़ आप यहाँ समझ लीजिए। सेकेंड जो चीज़ है आपको यहाँ समझना है, इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या इशू है। सबसे पहले कि जो गेहूँ जो है इसका जो रेट चल रहा है, इसका जो प्राइस चल रहा है, इसमें ट्रिमेंडस क्या आई? यहाँ पे इन्फ्लेशन आई है, महंगाई आई है। और महंगाई आने का कारण क्या रहता है आपको हमेशा पता होना चाहिए। महंगाई आने के लिए क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं? डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई जो है वो थोड़ा कम है। अब मुझे बताइए कि अगर हमारे देश में गेहूं का जो सप्लाई है वो कम तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, बट अगर मेरे पास जो निके यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, इस प्रोडक्शन को अगर मैं एक्सपोर्ट करना चालू कर दूँ, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? मैं दूसरे देशों को अपना प्रोडक्ट क्या कर रहा हूँ? सेल कर रहा हूँ। समझ में आ गया। मैं अमेरिका में गेहूँ बेच रहा हूँ, इंग्लैंड में गेहूँ बेच रहा हूँ, यूरोपियन कंट्रीज़ में गेहूँ को मैं सेल कर रहा हूँ। तो कहना कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि जो एक्सपोर्ट से क्या होगा, डोमेस्टिक मार्केट में कम गेहूँ बचेगा, और डोमेस्टिक मार्केट में अगर कम गेहूँ बचेगा तो जो सप्लायर्स है, ठीक है, रिटेलर, डीलर्स वगैरह, होलसेलर जो भी है, वो नहीं के गेहूं के दाम यहाँ पे बढ़ा देंगे। और गेहूं और चावल दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया में मोस्टली कंज्यूम की जाती हैं एज अ फूड। समझ में आ गया। आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको नहीं क्या चावल नहीं दिए तो भी चलता, बस वो रोटी चाहिए। समझ में आ गया। ऐसा कोई है क्या होटल में जाने के बाद आए बराबर भात वात खाना चालू कर देता, पहले राइस ही लेके आ जाओ, हम रोटी बाद में खाएंगे, लेंगे तो लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे, ऐसा कभी होता नहीं। हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन है, जनरली हम गेहूँ वगैरह की रोटियाँ खाते हैं। आज़ादी के पहले हम जो रोटियां खाते थे वो काय की हुआ करती थी? ज्वारी की हुआ करती थी। वो डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी। गेहूं की रोटियां खाने का जो कल्चर आया हमारे देश में, जब से अमेरिकन गेहूं हमने लाया ना, तब से हमारे देश में गेहूं की रोटी लाने का क्या आया? चलन, ट्रेन वगैरह वगैरह यहाँ पे आया। उसके पहले हम ज्वारी की रोटी खाते थे, जो कि शुगर के लिए, डाइजेशन के लिए, दोनों के लिए क्या होती थी? काफ़ी अच्छी होती थी। अभी हमको शुगर या डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तब हम काय की रोटी खाना चालू करते हैं? ज्वारी की रोटी। समझ में आ गया। या फिर हमको नहीं क्या कुछ तो भी टाइम पास तमाशे करने हैं तो हम झुनका भाकर खा लेंगे। समझ में आ गया। तो ये चीज़ हम पहले से ही करते आ रहे थे, हम फिर से नहीं क्या वापस ही आ रहे। पहले हम जंगल में रहते थे, अब फिर से हम जंगल में जा रहे शांति के लिए। समझ में आ रहा। तो कहना कि ये पूरी दुनिया गोल है, जहाँ से शुरू होती है वहीं पर ही ख़त्म होती है, वहीं पर चले जाती हैं। तो एनीवेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारा सप्लाई अगर हम यहाँ पे करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे देशों को, तो ऑब्वियसली डोमेस्टिक मार्केट में गेहूं का क्या पैदा हो जाएगा? शॉर्टेज पैदा हो जाएगा। और गेहूं का अगर शॉर्टेज पैदा हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा? इंडिया में गेहूं के रेट क्या हो जाएंगे? यहाँ पे बढ़ जाएंगे। अब इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? दो जगह पे नहीं क्या इसका इफेक्ट होगा। सबसे पहले क्या हो गया कि इस वक्त इंडिया में मार्च और अप्रैल में ज़बरदस्त क्या था? हीट वेव था। ठीक है, हीट वेव। ठीक है, हीट वेव किसे कहते हैं थोड़ा बहुत हम यहाँ पे समझ लेते हैं। जब किसी भी एरिया का जो टेम्परेचर है वो एवरेज टेम्परेचर से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है? राइस हो जाता है, बढ़ जाता है, उसे कहा जाता है हीट वेव। समझ में है क्या? मान लो अमरावती का टेम्परेचर 40 रहता है, बट अभी चल रहा है यहाँ पे 45, कहीं पे 35 रहता है, वहाँ पे चल रहा है 40, कहीं पे 30 चल रहा है, वहाँ पे चल रहा है 35, तो उसे कहा जाएगा हीट वेव। तो मार्च और अप्रैल का जो महीना था, तो मेजर जो आपके वीट प्रोड्यूसिंग जो स्टेट थे वहाँ पे क्या चल रहा था? आपका हीट वेव चल रहा था, जिसके वजह से आपके गेहूं के प्रोडक्शन में थोड़ी बहुत गिरावट आई है, कुछ उसका नुकसान वगैरह हुआ है, जिसके वजह से दो चीज़ों के ऊपर यहाँ पे प्रभाव गिरेगा। ठीक है, अब गेहूं का उत्पादन अगर कम है, उत्पादन अगर कम है तो दो जगह पे इफेक्ट गिरेगा। एक तो हमारा जो रिटेल मार्केट है ये, इसके लिए गेहूं कम बचेगा। जैसे आप लोग
डायरेक्ट जाके क्या करते हैं, गेहूँ लेकर आते हैं, समझ में है क्या। और दूसरा होता है आपका जो रेशन जो है, एक्चुअली हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसको राशन कर देते हैं, समझ में है क्या। राशन ये हो ही नहीं सकता। मुझे बताइए, जब मैं NATION इसे क्या पढ़ता हूँ मैं, नेशन पढ़ता हूँ, उसको हम नाशन पढ़ते क्या। हाँ, तो एक्चुअली ये है नेशन और ये भी है रेशन। बट हम नहीं क्या, जनरली हमारे घर में राशन कार्ड उस व्यक्ति के नाम पे होता है, जनरली वो अनपढ़ होता है, ठीक है, इसलिए वो उसे राशन पढ़ता है। बट हम पढ़े लिखे लोग भी उसे क्या पढ़ेंगे, राशन पढ़ेंगे। अब इसमें आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ये जो रेशन कार्ड वगैरह जो होता है इसको बोलते हैं PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इससे भी नहीं क्या, घर घर में नहीं क्या अनाज वगैरह जो है बांटा जाता है। रेशन कार्ड के नहीं क्या 2-3 टाइप होते हैं, थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे BPL जो होते हैं ना, देखो एक होते हैं आपके BPL और एक होते हैं आपके APL वाले जो होते हैं उनके पास नहीं क्या वाइट कार्ड होता है। उनके पास कौन सा कार्ड होता है, वाइट कार्ड होता है। मतलब उनको कौन सा कार्ड मिलेगा, वाइट कार्ड। मतलब इसका ऊपर का जो पेज रहेगा क्या रहेगा, वाइट कलर का रहेगा। अब APL मतलब अबव पॉवर्टी लाइन। APL मतलब कौन, अबव पॉवर्टी लाइन वाले लोग। अब ये जो वाइट कार्ड धारक जो रहते हैं इनको सभी जगह नहीं, कुछ कुछ स्टेट में कभी कभी इनको शुगर मिलता है और कभी कभी दंगे भड़काने के लिए केरोसिन वगैरह वगैरह इनको मिल जाता है, या खाना वाना बनाने के लिए, समझ में आ गया। आपने देखा होगा बीच में नहीं क्या ऐसा गोल ड्रम रहता है, उसमें से केरोसिन वगैरह बांटा जाता था ईंधन के लिए, समझ में आ गया। ये क्लियर हो गया। आज एनीवेज उज्ज्वला स्कीम से सबके घर में ऑलमोस्ट क्या आ गया, गैस आ गया है, या लोगों ने वैसे भी गैस वैस ला के रख दिया, समझ में आ गया। तो APL धारकों को क्या मिलता था, शुगर और केरोसिन, ठीक है। अब BPL में नहीं क्या 2 कार्ड धारक होते हैं, जस्ट मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। एक होते हैं ऑरेंज कार्ड धारक और दूसरे होते हैं येलो कार्ड धारक, ठीक है, समझ में है क्या। मतलब आप देखेंगे जनरली जिनके पास राशन कार्ड होता है, मेजॉरिटी लोगों के पास नहीं क्या ऑरेंज कलर का कार्ड होगा। कौन से कलर का कार्ड होगा, ऑरेंज कलर का कार्ड होगा, ठीक है। मान लो ऑरेंज और दूसरे होते हैं येलो कार्ड धारक, इनको बोलते हैं अंत्योदय, ठीक है। मतलब ये BPL में भी एकदम नीचे की कैटेगरी के, मतलब फिनेंशियल स्टेटस के हिसाब से काफ़ी इनका इनकम क्या है, काफ़ी लोअर साइड में है। तो ऐसे 2 कैटेगरीज होती है BPL में, येलो कार्ड धारक एंड ऑरेंज कार्ड होल्डर्स। ऐसे 2 कार्ड होल्डर्स होते हैं, येलो एंड ऑरेंज, समझ में है क्या। जनरली हमें ऑरेंज कार्ड होल्डर्स दिखते हैं जिनका ठीक ठाक इनकम है पर वो BPL है, ठीक है। मान लो ऑरेंज वाले जो हैं इनको मान लो अगर नहीं क्या 4 रुपये kg क्या मिल रहा है, गेहूँ मिल रहा है, तो येलो कार्ड धारक वाले को मान लो 2 रुपये में ये दे देंगे, समझ में आ गया। या फिर क्वांटिटी में क्या होगा, अगर इनको 5 kg दे रहे हैं तो इनको 10 kg दे देंगे। ऐसी जो प्लान पॉलिसी है स्टेट टू स्टेट क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। मतलब ऑरेंज वाले से ज़्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा, येलो कार्ड वाले को यहाँ पे मिलेगा। तो इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, गेहूँ एक ऐसा फूड ग्रेन है जो हमारे रेशन कार्ड सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हम पिज़्ज़ा बर्गर सैंडविच बांटते हैं क्या, नहीं, हम गेहूँ चावल बांटते हैं हमारे राशन कार्ड सिस्टम से, राइट। तो जब इस कंटेक्स्ट में देखते हैं तो एक तो हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गेहूँ लगेगा, समझ में आ गया। रिटेल मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, किसकी, गेहूँ की। रिटेल मार्केट में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे देश में क्या चल रहा है, 8 फूड सिक्योरिटी बिल जो है ये एग्जिस्ट करता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम हमारे देश में लागू है। मतलब हमारे देश के ऑलमोस्ट 60% लोगों को खाना देना, फूड देना ये सरकार की जिम्मेदारी है। अब ऐसे कंटेक्स्ट में जब हमारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है गेहूँ बांटने की, तो हम हमारे देश का गेहूँ दूसरे देश को दे के हमारे देश में गेहूँ का शॉर्टेज हम पैदा नहीं कर सकते। ये शॉर्टेज पैदा करना हमारे देश के लोगों के लिए अन्याय होगा। हम फॉरेन में गेहूँ बेच के पैसा तो कमा रहे हैं, बट हमारे डोमेस्टिक लोगों को अगर गेहूँ महंगा मिलेगा और हमारे राशन होल्डर्स जो हैं अगर उनको गेहूँ का सप्लाई या उसमें शॉर्टेज मिलेगा, वो उनके साथ क्या हो जाएगा, इनजस्टिस हो जाएगा। ये कैसे भी आइडियल नहीं है। तो एक्सपोर्ट से मिलने वाले कमाई के लालच में ना आते हुए हमने भारतीय लोगों के मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन के रेट को कम करने के लिए एक्सपोर्ट जो है व्हीट की उसे क्या किया है, यहाँ पे बैन किया है। इतना क्लियर हो गया। अब इसका इंडिया पे क्या असर होगा वो तो मैंने बता दिया। जो गेहूँ के रेट है वो स्टेबलाइज हो जाएंगे। हमारा जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ इस साल बचेगा, तो गेहूँ के रेट कम हो जाएंगे। ग्लोबल लेवल पे इसके क्या होंगे इफेक्ट, मैं आपको जस्ट यहाँ पे बता देता हूँ। ग्लोबल लेवल पे जैसे मैंने बताया, चाइना एंड इंडिया ये 2 नहीं क्या बड़े कंट्रीज़ हैं जो गेहूँ को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं।
ये दोनों का भी इस साल का जो प्रोडक्शन क्या हुआ है, कम हुआ है। इवन चाइना की भी सेम पॉलिसी यहाँ पे होने वाली है। इंडिया ने जब नहीं किया गेहूं का जो निर्यात है उसे रोक दिया, तो दुनिया भर के लोगों ने भारत की टीका टिप्पणियाँ की कि भारत गेहूं का निर्यात कैसे क्या रोक सकता है। तो चाइना ने इसका समर्थन किया। चाइना ने इंडिया का समर्थन इसलिए किया क्योंकि चाइना भी अभी वैसे ही करने वाला है। समझ में आ गया? इसलिए ठीक है, अपन इंडिया का समर्थन देते हैं, क्योंकि अपन जब करेंगे तो एटलीस्ट इंडिया बोलेगा नहीं बरोबर है, तू भी बरोबर, ठीक है। तो इसलिए चाइना भी गेहूं का एक्सपोर्ट थोड़ा कम करने वाला है। इसके पहले जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो रशिया और यूक्रेन, ठीक है, ये दोनों से क्या करते थे, गेहूँ इम्पोर्ट करते थे, मतलब ये भी एक्सपोर्ट करते थे। यहाँ से भी गेहूँ क्या हो गया, अभी मिलना बंद हो गया। तो पूरी दुनिया अभी क्या होगी, लटक गई। समझ में आ गया? गेहूँ मिल ही नहीं रहा। और गेहूँ से बस रोटियाँ नहीं बनती, ब्रेड के जितने भी प्रकार है सब गेहूँ से बनते हैं, बिस्किट गेहूँ से बनते हैं, दुनिया भर की चीज़ें गेहूँ से मिलती हैं। इवन ऑर्नामेंट्स भी गेहूँ से बनते हैं क्या? नहीं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं खाने की वो किससे बनती हैं, गेहूँ से बनती है। और इसका जो बुरा असर गिरेगा वो गिरेगा जनरली अफ्रीकन कंट्रीज़ के ऊपर। समझ में आ गया? क्योंकि अफ्रीका भूखा नंगा देश है, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया? ऐसे देशों के ऊपर थोड़ा बुरा प्रभाव गिरेगा जो इनह्यूमन है। अदरवाइज बाकी अमेरिका, इंग्लैंड, इनके पास है सब, ये चिल्ला पुकारा करेंगे हमको गेहूँ ना, और हालांकि इनके पास हो सकता है भारत से ज़्यादा गेहूँ हो। समझ में आ गया? बस ये ड्रामा करेंगे हमको गेहूँ नहीं दे रहा भारत वगैरह वगैरह, बस एक पॉलिटिक्स करने के लिए। समझ में आ गया? बट उसका रियल इफेक्ट गिरेगा अफ्रीकन कंट्रीज़ के ऊपर। और जिन लोगों के साथ हमने पहले ही एग्रीमेंट कर लिया है कि हम गेहूँ देंगे आपको, उनको हम अभी भी देंगे, बट अभी नए कोई कंसाइनमेंट हमारे एक्सपोर्ट के लेवल पे नहीं जाने वाले हैं। तो ये क्लियर हो गया। वीट को लेकर एनालिटिक्स आपको समझ में आ गया। वीट कौन से टाइप का क्रॉप है, रबी क्रॉप है। प्रोडक्शन यूपी में होता है, हेक्टर वाइज प्रोडक्शन पंजाब में होता है, वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन चाइना में होता है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट क्या है, प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर हम बोल सकते हैं। रशिया, यूक्रेन भी नहीं क्या इसका एक्सपोर्ट करते थे, बट अभी दोनों क्या कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। तो इसकी तरफ गेहूँ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे इधर बम गिर रहे, गेहूँ गएगा यूक्रेन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ओवरऑल गेहूँ का वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है, यहाँ पे शॉर्टेज चल रहा है। समझ में आ गया? मतलब मोटे मोटे तौर पे अभी पूरी दुनिया राइस खाना प्रीफर करने वाली है। समझ में आ गया? राइस के साथ भी वही है, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में राइस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चाइना, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। समझ में आ गया? तो इंडिया ने अगर राइस को भी अगर बैन कर दिया तो फिर क्या खाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा दुनिया। समझ में आ गया? तो कहना कि अब ये वो समय आ गया है कि एक वक्त नहीं क्या वेस्टर्न कंट्रीज हमें टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, ऐप, ये मशीन, पेट्रोल, तेल, घासलेट ये देने से मना करती थी। अब हमने बोल दिया हम गेहूँ चावल ही नहीं देंगे, जाओ क्या करते कर लो। समझ में आ गया? तो एक्चुअली इसके बगैर कुछ हो नहीं सकता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे प्रभावित हो रही है। मतलब हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गेहूँ दे दो थोड़ा बहुत, एक दो पोते तो भेज दो कम से कम, ठीक है। तो ऐसे हमसे नहीं क्या भीख वगैरह मांगी जा रही है। एनीवेज सेकेंड टॉपिक पे हम चलती है, लिखे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इंडोनेशिया टाइटल डालिए, क्यू न्यूज़ में है। इंडोनेशिया जो है दो चीज़ों की वजह से न्यूज़ में है। सबसे पहले इसकी जो कैपिटल है वो चेंज हो गई है, और दूसरा है अबाउट पाम ऑयल। देखिए, ठीक है, दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडोनेशिया न्यूज़ में है। ये यूपीएससी में डेफिनेट ये क्वेश्चन आ सकता है, इवन एमपीएससी में भी आ सकता है, क्योंकि ये राजधानी बदलना इसके ऊपर पूछ सकते हैं ये। और इंडोनेशिया जबकि एक बड़ा देश है, सुने सुनाए वाला देश है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ माइक्रोनेशिया की कैपिटल बदल गई, तुम बोलेंगे क्या करूँ, मेरे को माइक्रोनेशिया नहीं पता, बदलने दो कैपिटल, देश भी नहीं रहा तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट इंडोनेशिया जनरली हम इससे सुनते हैं। समझ में आ गया? तो इंडोनेशिया जो है जिसकी ओल्ड कैपिटल जो थी, आपको यह पता होनी चाहिए, वो थी जकार्ता, ठीक है। वो क्या थी? जकार्ता। अभी जो इसकी न्यू कैपिटल जो हो गई है, आपको यहाँ पता होना चाहिए, वो न्यू कैपिटल जो इसकी होगी है वो है नुसंतारा, ठीक है। ये पार्ट करके रखिए, ये एग्ज़ाम में आ जाएगा आपको डेफिनेटली। समझ में, किसी ना किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन खींचा जाने वाला है, ठीक है। नुसंतारा, क्योंकि बड़ा देश है, उसकी कैपिटल चेंज होगी, तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। और हमने बहुत सालों से जकार्ता पार्ट करके रखा है, अगर पार्ट किया होगा तो, ठीक है। बट अभी नुसंतारा इसकी कैपिटल है, आप भी लर्न करके रखिए।
इतना क्लियर हो गया, मुद्दा समझ में आ गया। तो इसके वजह से आपका इंडोनेशिया जो है रिसेंटली क्या है, यहाँ पे चर्चा में है। सेकेंड जो चीज़ है आपको यह पता होना चाहिए, पाम ऑयल जो है एक तरीके का बहुत ही फेमस कुकिंग ऑयल वगैरह वगैरह है। इंडिया में जनरली जो ऑयल कंज्यूम किया जाता है खाने पीने के लिए, जनरली क्या होता है, सोयाबीन, ठीक है, फली तेल वगैरह वगैरह, सनफ्लावर वगैरह वगैरह, ठीक है, बाकी के जो लोग जो मिला वो तेल, ठीक है, वो यूज़ कर लेंगे। तो कहना कि एनीवेज ये इतने ऑयल जो है इंडिया में जनरली यूज़ होते हैं, सोयाबीन, फली, सनफ्लावर और जो मिला वो तेल। तो बट इम्पॉर्टेंटली जो आपका नहीं क्या होटल इंडस्ट्री है और इवन जो नहीं क्या पुअर फैमिलीज़ है, वो कुकिंग के लिए ये तेल जनरली यूज़ नहीं करती, वो पाम ऑयल यूज़ करती हैं। समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। तो ये जो पाम ऑयल जो है ये इंडिया में भलते नखरे हैं, फली का तेल, सोयाबीन का तेल, फलन ढमकाने का तेल, तिल्ली का तेल वगैरह हम सब खाएंगे। समझ में आ गया, पूरे दुनिया में ये सब चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है ना। समझ में आ गया, हमारे देश में सोयाबीन का भी प्रोडक्शन होता है, फली का भी प्रोडक्शन होता है, तो हमारे सामने भलते ऑप्शन है। समझ में आ गया, अरेबिक कंट्रीज़ में जब वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो बेचारे सीधे सीधे पाम ऑयल में नहीं क्या भजे वजे तलेंगे। समझ में आ गया, हमारे इधर तो लिखा भी होता है यहाँ पे फली तेल में वे तलेंगे। समझ में आ गया, बट बहुत सी जगह कुकिंग ऑयल के लिए पाम ऑयल का क्या होता है यहाँ पे इस्तेमाल होता है। इवन इंडिया में भी जो आपकी ऑयल इंडस्ट्री जो है, ऑयल इंडस्ट्री मतलब आप किसी भी ऑयल की फैक्ट्री, किसी भी ऑयल का जो नहीं क्या मैन्युफैक्चरर है, मान लो कि आपने क्या 15 kg का या 15 लीटर का कोई भी नहीं क्या सोयाबीन का ऑयल ले रहे, ठीक है, किसी का भी डब्बा या बॉक्स लेके आ रहे, तो इसमें तकरीबन आपको 2 से 3 kg या लीटर तक आपको क्या देखने मिलेगा, पाम ऑयल उसमें क्या होता है, मिक्स होता है। समझ में आ गया, मतलब मोटे मोटे तौर पे बात क्या है कि किसी भी ऑयल इंडस्ट्री में एक सब रॉ प्रोडक्ट के तौर पे हम किसे मिलाते हैं, पाम ऑयल को मिलाते ही है। मतलब हमारे ऑयल इंडस्ट्री में पाम ऑयल के बगैर मैन्युफैक्चरिंग या फिर क्या उससे पैकेजिंग किया ही नहीं जा सकता। ओरिजिनल जो आपका ग्राउंडनट ऑयल है, अगर मान लो वो 180 या 200 रुपये लीटर भी होगा या किलो भी होगा, ये ओरिजिनल मिल ही नहीं सकता 200 रुपये के जी का, ये तकरीबन 400-500 रुपये का मिलेगा। ओरिजिनल कैसे क्या दे दे रहे आप 200 रुपये में, निकल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ गया, तो ये क्या करते हैं, आधा लीटर फली का तेल और आधा लीटर पाम ऑयल, ये सबसे सस्ता तेल होता है। समझ में आ गया। अब पाम की जो खेतियाँ हैं ये जनरली इंडोनेशिया, मलेशिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा की जाती हैं, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है। तो अभी क्या था, बीच में इंडोनेशिया ने क्या कर दिया था, आपका जो पाम ऑयल है उसके एक्सपोर्ट को बैन कर दिया था। अभी इसने क्या किया है, इसका एक्सपोर्ट जो है फिर से क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा आप देखेंगे, यहाँ पे आपको लॉजिक्स लगाने हैं। हमारी जो ऑयल इंडस्ट्री जो है उसमें तेल के भाव बढ़ना, जितना यहाँ पे फली, सोयाबीन, सनफ्लावर इसके रेट के ऊपर डिपेंड करेंगे ना। अगर फली ही महंगी होगी तो फली का तेल भी महंगा होगा, सोयाबीन ही महंगा हो गया तो सोयाबीन का तेल भी महंगा हो गया। बट इनके साथ साथ इसमें जो मिलावट करके देते थे वो क्या था, पाम ऑयल, ये मिल ही नहीं रहा था, तो इनको क्या करना पड़ रहा था, ओरिजिनल में पानी वानी जो भी इनको मिलाना था मिला देते ही है। समझ में आ गया, खैर पानी नहीं मिला देते, बट अभी पाम ऑयल इनको क्या मिलेगा ईजिली। तो क्या होगा इससे कि पाम ऑयल मिलाने के लिए इनके पास अवेलेबल रहेगा, तो हो सकता है कि इंडिया में या साउथ एशिया में जो ऑयल के रेट्स थे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसका मतलब अभी क्लास वेवर हो जाएंगे तुम लेने के लिए, ऐसा नहीं, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले इसने क्या किया है, पाम ऑयल की एक्सपोर्ट चालू की, हो सकता है अभी वो आने का भी होंगे जहाज इधर इंडिया में। समझ में आ गया। तो 15-20 दिन या 1 महीने के बाद आपको जो ऑयल के रेट से, कुकिंग ऑयल मतलब खाने वाले ऑयल, पेट्रोल ऑयल की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, क्यों कम होंगे, कारण क्या है, पाम ऑयल हमें मिलना शुरू हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, जो कि इसमें मिलाया जाता है। समझ में आ गया। और उसका दूसरा मतलब ये भी है कि और हमको नकली ऑयल मिलेगा अभी, ये मिला के। समझ में आ गया, ठीक है, ये समझ में आ गया। इंडोनेशिया क्यों न्यूज़ में है, कैपिटल चेंज होगी, क्या नाम है, आप निके, मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करते हो, कभी कभी वर्ड्स को डायरेक्टली ये लर्न करने की कोशिश करते हो। आप बस निके संतारा पार्ट करके रखो, संतरा हम बोलते हैं ना, संतरा, ये एक वर्ड नहीं कि आपको क्लिक होगा, फिर आपको ऑटोमेटिकली ये नो संतारा वगैरह वगैरह ऐसा कुछ तो भी वर्ड है, ये आपको स्ट्राइक हो जाएगा। कभी कभी वर्ड्स को याद करने के ऐसे टेक्निक्स होते हैं, आप उसको डायरेक्ट पार्ट करने जाएंगे शायद वो होगा ही नहीं, इसलिए आप इसको ऐसा संतरा या संतारा ऐसा एक वर्ड आप
याद करके रखो, बस आगे क्या लगाना है आपको, नु संतारा, एक साथ वो कनेक्ट हो जाता है। तो ऐसा आप थोड़ा करेंगे तो शायद आपको इजीली क्या हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। ये लिखा आपने। उसके बाद लिखिए इम्पोर्टेंट 21 ऑफ मे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, एंटी टेररिज्म डे। एंटी टेररिज्म डे लिखा आपने। अब देखिए यहाँ पे, जब इस कंटेक्स्ट में जब हम यहाँ देखते हैं एंटी टेररिज्म डे क्या है, हमें यहाँ समझना है कि क्या हो गया था। 21 ऑफ मे 1991 को राजीव गांधी की हत्या हुई थी। राजीव गांधी की क्या हुई थी, हत्या हुई थी। आपको पता होना चाहिए उनकी हत्या के लिए जो जिम्मेदार था, वो जिम्मेदार था लिट्टे करके ग्रुप। उसका फुल फॉर्म आप लिख लो, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, ठीक है। इसके तरफ से थनु नाम की नहीं के सुसाइड बम्बर थी, ठीक है। ये उसका लिट्टे का नाम था, ओरिजिनल नाम था उसका गायत्री, ठीक है। इसने नहीं किया उनको श्री पेरम्बुदूर, तमिलनाडु, यहाँ पे उनकी हत्या हुई। प्लेस आप लिखो। देखो राजीव गांधी की हत्या कब हुई, 21 ऑफ मे 1991, ठीक है। किसने हत्या की, एक लिट्टे नाम का एक समूह था, ठीक है। उसकी जो सुसाइड बम्बर थी उसका नाम था थनु। एक्चुअली वो ओरिजिनली तमिलनाडु की थी, गायत्री उसका नेम था, सुसाइड बम्बर थी। और तमिलनाडु में एक प्लेस है छोटा सा, श्री पेरम्बुदूर, वहाँ पे नहीं क्या राजीव गांधी की यहाँ पे क्या हुई, हत्या हुई। इसकी थोड़ी बहुत बैक स्टोरी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको यहाँ क्लियर होना चाहिए। लिख लिया पहले आपने, 21 ऑफ मे 1991 को राजीव गांधी की क्या हुई, यहाँ पे हत्या हुई, लिखा। अब देखिए क्या हुआ, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड था। आपको थोड़ा बहुत एक बात अच्छे तरीके से शॉर्ट में मैं यहाँ बता देता हूँ कि ये हत्या क्यों हुई। मतलब हत्या कोई ऐसे ही थोड़ी कर देता इतने बड़े लीडर की, कुछ तो भी रीजंस होंगे, कुछ तो भी रिएक्शंस होंगे, उसी की वजह से इनके यहाँ पे हत्या हुई होंगी। क्या हुआ था आपको थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पता होना चाहिए, क्योंकि हम ये एंटी टेररिज्म डे की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये है आपका श्रीलंका, ठीक है। अगर आप श्रीलंका को देखेंगे ना, तो श्रीलंका को दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। इसका जो नॉर्दर्न हिस्सा है, यहाँ पे तमिल लोग रहते हैं। सदर्न जो हिस्सा है, यहाँ पे जो ओरिजिनल सियली लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं। तमिल जो लोग हैं यहाँ पे नहीं क्या माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक है। और जहाँ पे जो गवर्नमेंट बनती है, हमेशा यहाँ पे किसकी गवर्नमेंट बनती है, सियली वंश के लोगों की यहाँ पे गवर्नमेंट बनती है। श्रीलंका का ये इतिहास रहा है। और हमेशा से जो तमिल कम्युनिटी के जो लोग हैं वो श्रीलंका में क्या रहे हैं, माइनॉरिटी में रहे हैं। अब ये माइनॉरिटी में हैं, इसके वजह से क्या हुआ कि इनके ऊपर तरह तरह के शोषण होते हैं, अत्याचार वगैरह वगैरह होते हैं। और जिसके वजह से आपको यहाँ देखने को मिलता है कि ये इन्होंने अपने राइट के लिए एक ग्रुप बना लिया जिसका नाम था लिट्टे, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। अब इन्होंने ग्रुप बनाने के बाद क्या कर दिया, सिहल की जो आपकी ऑफिशियल गवर्नमेंट थी, मतलब सिहली की गवर्नमेंट मतलब कौन, श्रीलंका की सरकार, इसके खिलाफ इन्होंने क्या चालू कर दिया, एक वॉरफेयर चालू कर दिया, एक निकेर रिबेल यहाँ पे चालू कर दिया। और इनके बीच क्या चालू हो गया, फिर श्रीलंका में ही सिविल वॉर चालू हो गया। मतलब सारे तमिलियन लोगों ने लिट्टे को समर्थन दे दिया और वहाँ पे क्या चालू हो गया, एक तरीके से गृह युद्ध चालू हो गया। मतलब लिट्टे आतंकी संगठन और श्रीलंका की सरकार, इनके बीच वहाँ पे बहुत भयानक युद्ध चालू हो गया। इस बीच क्या हो गया, 1986 में राजीव गांधी उस वक्त नहीं क्या पंतप्रधान थे, तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इंडिया से हेल्प मांगी, कि भाई हमें आप मदद करिए, हम इनसे लड़ नहीं पा रहे। क्योंकि श्रीलंका के जो नीचे लिट्टे ग्रुप थे वो नीचे वॉरफेयर, जैसे गोरिल्ला वॉरफेयर जिसको हम बोलते हैं ना, छुपी लड़ाई, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे। और श्रीलंका इक्वेटर के ऊपर होने की वजह से वहाँ पे जंगल वगैरह बहुत है। तो यहाँ पे इंडिया ने हेल्प की और इंडिया ने
अपनी पीस कीपिंग जो फोर्सेस है, पीस कीपिंग जो फोर्सेस है, ये नहीं क्या कहाँ पे भेजी, ये कहाँ पे भेजी, ये श्रीलंका में भेजी, जिसको शांति सेना बोला गया। अब शांति सेना जब निके इंडिया ने श्रीलंका में भेजा तो ऑब्वियसली अगर आप इंडिया का टेरेन देखेंगे, इंडिया में यहाँ पे एक स्टेट है जिसका नाम है तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु के लोग नाराज़ हो गए, समझ में आ गया, क्योंकि इंडिया की जो सेना भेजी गई थी वो किसके खिलाफ लड़ने वाली थी, लिट्टे के खिलाफ। और लिट्टे किसके राइट्स के लिए लड़ रहे थे, तमिलियंस के। तो मतलब इंडिया में जब निके श्रीलंका में, इंडिया में पीस कीपिंग फोर्सेस श्रीलंका भेजी गई तो इंडिया के तमिलनाडु राज्य के लोगों ने राजीव गांधी का विरोध करना चालू कर दिया कि भाई आपको तमिलियन के इंटरेस्ट से कुछ लेना देना नहीं है, उल्टा आप नहीं क्या उनको मारने के लिए भारतीय सेना का प्रयोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी डाइजेस्टिव नहीं है, ये बिल्कुल भी टॉलरेट करने जैसा नहीं है, समझ में आ गया। तो हमने शांति सेना भेजी और हमारे मिलिट्री के बहुत सारे जो नहीं क्या मुहिम रहे हैं वो सफल रहे हैं, बट श्रीलंका में जो हमारी मुहिम थी वो बैडली फेल गई, समझ में आ गया। मतलब हम वहाँ पे कुछ कर ही नहीं पाए। हमें जिस जगह पे लड़ने की हैबिट थी, श्रीलंका उससे थोड़ा अलग एरिया था, वहाँ के जंगलों से, वहाँ के प्रदेशों से, वहाँ के लोगों से हम अवगत नहीं थे। कौन सियली है, कौन श्रीलंका के है, कौन तमिलियन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसको मारना है, किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस वजह से हमारा ये जो मोमेंट है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्या रहा है, यहाँ पे फेल रहा। अगेन 1988 में हम निके हमारी पीस कीपिंग फोर्सेस वापस बुला लेते हैं, ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। हिस्ट्री में कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं कि जो लिट्टे का जो हेड था, इसका नाम था प्रभाकरण, इसका नाम था प्रभाकरण। प्रभाकरण और राजीव गांधी कुछ मामले में दोस्त थे, सिमिलर थे, दोनों भी अच्छे पायलट थे। राजीव गांधी पहले पायलट थे, बाद में पीएम बन गए। प्रभाकरण भी पायलट था, बाद में ये आतंकवादी बन गया। तो पायलट होने के बाद आप हमेशा पीएम बनेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कहना कि आपको यह पता होना चाहिए कि जब नहीं क्या राजीव गांधी ने श्रीलंका में लिट्टे के अगेंस्ट पीस कीपिंग फोर्सेस भेजा तो प्रभाकरण ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया, समझ में आ गया, मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया, हम इसका बदला ज़रूर निकालेंगे, समझ में आ गया। अब क्या हो गया इस बीच कि राजीव गांधी की जो गवर्नमेंट थी वो 1984 से लेकर 1989 तक राजीव गांधी पीएम थे, राइट। इसके बाद जो सरकार बनी चंद्रशेखर, और फिर बाद में यहाँ पे वीपी सिंह क्या बन गए, आपके पंतप्रधान बन गए। अब क्या था इस बीच, आप बोलेंगे जब राजीव गांधी की हत्या हुई तब राजीव गांधी पंतप्रधान नहीं थे। हमको ये बात यहाँ पे नोट करनी चाहिए, जब उनकी हत्या हुई तब वो पंतप्रधान नहीं थे, बस पंतप्रधान रहते हुए उन्होंने जो काम किया था उसका रिएक्शन था। 1991 में क्या था कि ये अपने कांग्रेस का प्रचार करने के लिए साउथ इंडिया में गए थे। इनका जो दौरा था वो 18 मई 1991 को क्या होने वाला था, एंड होने वाला था। बट तमिलनाडु के जो इनके कार्यकर्ता थे उन्होंने बोला कि आप तमिलनाडु में भी आइए, तो ये दौरा नहीं क्या 21 मई तक क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया। और 21 मई को मॉर्निंग में आपको यहाँ देखने को मिलता है कि जो सुसाइड बम्बर थनुज होती उसने प्रॉपर नहीं किया, प्रोटोकॉल वगैरह के साथ नहीं किया। उसके पहले 2-4 लोग उन्होंने मिले, हार वगैरह डाला उनके गले में वगैरह हुए, प्रॉपर इसको नमस्कार किया और अपने कमर में जो बेल्ट वगैरह था, ठीक है, वो खींच के फिर बाद में राजीव गांधी भी गए, खुद भी लटक गई, समझ में आ गया। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, राजीव गांधी की यहाँ पे हत्या होगी, समझ में आ गया। लिटरली जो डेड बॉडी है जब बम फूटता है ना, पहचान में भी नहीं आती, एकदम पानी पानी हो जाता है बॉडी का, समझ में। चितड़ी उड़ने वाला जो कंसेप्ट है ना, जैसे आप नहीं कि एक काम करो, जो बलून है उसके अंदर पानी भरो और उसको फोड़ डालो, ठीक उसी तरीके से आपकी बॉडी क्या होती है, यहाँ पे ब्लास्ट होती है। समझ में नहीं आता कौन राजीव गांधी है कौन आतंकवादी है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या की गई, यहाँ पे हत्या की गई, समझ में आ गया। मतलब देखिए यहाँ पे किसका बदला ले रहे हैं कि आपने तमिलियन के अगेंस्ट फोर्सेस भेजी, तब आप पीएम थे, उसका बदला इन्होंने तब निकाला, समझ में आ गया। तो काफ़ी डेंजर ये बात होगी, मतलब। और ये लिट्टे इतना डेंजर ग्रुप था, इन्होंने राजीव गांधी को तो मारा, ठीक है, और श्रीलंका के प्रेसिडेंट को भी 1994 में उड़ा दिया उनके देश में, समझ में आ गया। मतलब इंडिया के भी हेड, श्रीलंका के भी हेड, उनको दोनों के उड़ा दिया। मतलब उस वक्त सबसे डेंजरस नहीं क्या एक तरीके का ग्रुप बन के उभरा था लिट्टे, क्लियर हो गया। अब इसमें क्या था, आपको एक सीन में यहाँ पे बताता हूँ, थोड़ा बहुत लॉ के कंटेक्स्ट में हम यहाँ पे जाते हैं। राजीव गांधी को थनु ने मार दिया, जिसका नाम क्या था, ओरिजिनल गायत्री, वो कहाँ से थी, तमिलनाडु से। तो बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि ये कॉन्स्पिरेंसी थी, साउथ इंडिया के लोग, तमिलनाडु के लोग चाहते थे कि राजीव गांधी मर जाए, और राजीव गांधी के मरने के ऊपर तमिलनाडु के लोगों ने, कुछ लोगों ने जश्न मनाया था, कुछ लोगों ने मिठाइयाँ बांटी थी, कुछ लोगों ने जलेबियाँ खाई थी, कुछ लोगों ने लस्सी पी थी, ऐसे अलग अलग नहीं के यहाँ पे क्या है इंस्टेंसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। कुछ लोग हैप्पी हुए थे
क्योंकि उनको अच्छा लगा कि भाई तमिलियन के अगेंस्ट जाने वाले व्यक्ति की क्या होगी, हत्या होगी। जबकि जिससे मारा था वो खुद लिट्टे की श्रीलंका की गर्ल नहीं थी, वो कहाँ की थी, तमिलनाडु की थी। और कॉन्स्पिरेंसी ये है कि 18 मई को जो उनका दौरा ख़त्म होने वाला था उसको 21 मई को इंटेंशनली बुलाया गया कि आप तमिलनाडु आइए, समझ में आ गया, ताकि इनका सुसाइड बॉम्बिंग वगैरह का जो कार्यक्रम है अच्छे से हो सके। अब इसमें 2 केसेस मैं आपको बताता हूँ इंडिया में लॉ और किस तरीके से एक्ट करता है। इंडिया में 2 पंतप्रधान की यहाँ पे क्या हुई, हत्या हुई है, ठीक है। पीएम की मैं बात कर रहा हूँ, एक आपकी इंदिरा गांधी थी, ठीक है, दूसरे थे, ठीक है। अब इसकी जो हत्या की थी ये की थी सतवंत सिंह बियन सिंह ने। किसने की थी, सतवंत सिंह बियन सिंह ने। राजीव गांधी की जो हत्या की थी थनु ने, वो तो खैर उसके साथ मर गई थी, बट कॉन्स्पिरेंसी में बाद में नहीं क्या, नलिनी नाम की नहीं क्या एक लड़की थी, उसे पकड़ा गया था, समझ में आ गया। मैं आपको नेम बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत लीगल एस्पेक्ट से आपको यहाँ मैं बता देता हूँ क्या होता है। यहाँ पे इंदिरा गांधी की हत्या की सतवंत सिंह बियन सिंह ने, राजीव गांधी की जिसने हत्या की थी वो था थनु, वो तो खैर मर गई, उसको पकड़ने का कोई चांस ही नहीं था। कॉन्स्पिरेंसी, ये षड्यंत्र करने में नलिनी नाम के एक लड़के को यहाँ पे पकड़ा गया। अब सतवंत सिंह बियन सिंह को पकड़ा गया, इनको फांसी की सज़ा होगी और इन्होंने भी प्रेसिडेंट के पास पिटीशन डाली कि भाई हमें माफ़ कर दो। और नलिनी, इसको भी पकड़ा गया, इसको भी डेथ सेंटेंस सुनाया गया और इसके भी लिए यहाँ पे पिटीशन डाली गई किसके पास, राष्ट्रपति के पास, कि मुझे माफ़ कर दो। अब दोनों भी केसेस थे, दोनों भी केसेस में आप देखेंगे दोनों ने मर्डर किया है, दोनों भी कॉन्स्पिरेंसी में हैं किसके, पंतप्रधान जैसे हेड व्यक्ति को मारने के, समझ में आ गया। अब दोनों केसेस में जजमेंट अलग अलग आते हैं। सतवंत सिंह बियन सिंह की जो पिटीशन जाती है मर्सी की कि भाई हमें माफ़ कर दो, ये रिजेक्ट हो जाती है। नलिनी की जो पिटीशन थी मर्सी पिटीशन कि मुझे माफ़ कर दो, क्षमा कर दो, ये एक्सेप्ट हो जाती है। उसके पीछे क्या रीज़न थे, आप बोलेंगे नलिनी लड़की थी इसलिए इसको छोड़ दी, नहीं, ये रीज़न नहीं थे। और इनको क्यों नहीं छोड़ा गया उसके पीछे रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सतवंत सिंह बियन सिंह ने इंदिरा गांधी की जब हत्या की थी, उसकी भी हत्या हुई थी 31 अक्टूबर 1984 को ही थी, ठीक है। सतवंत सिंह बियन सिंह ने जब नहीं कि इंदिरा गांधी की हत्या की थी, तो इंदिरा गांधी को जब नहीं क्या लेके जाया गया दिल्ली के KEM हॉस्पिटल में, तो उसके बॉडी से 29-30 बुलेट्स निकले थे। कितने, 30 बुलेट अगर निकल रहे हैं एक ओल्ड लेडीज़ जो पंतप्रधान है, आप गुस्सा देखिए कितना खतरनाक है। 30 बुलेट स्टेन गन से मारा गया था। वो स्टेन गन ऐसी होती हैं, आप एक बार अगर ट्रिगर दबाएंगे ना, वो एक साथ बहुत सारी गोलियाँ छोड़ती है, समझ में आ गया। मतलब कुछ गोलियाँ एक बार ट्रिगर दबाएंगे एक गोली छोड़ेंगी, कुछ लोग रहते मजबूत पक्के रहते सीमेंट से बने हुए, नहीं मरेंगे। वो गोली ऐसे बैक टू बैक नहीं क्या गोलियाँ क्या करेंगे, फायर करेंगे। अब एक के बाद 2-4 गोलियाँ लग जाएंगे तो आदमी वहीं मर जाएगा ना, गोली लगने के पहले मर जाएगा। 3-3 गोलियाँ यार में मर जाता पहले, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे सतवंत सिंह बियन सिंह जो थे, इनकी मर्सी पिटीशन रिजेक्ट होगी। उसका ये भी कारण था, एक तो उन्होंने हत्या ऐसी की थी, दूसरा कि ये इसके बॉडीगार्ड थे। क्या थे, इसके बॉडीगार्ड थे। मतलब बॉडीगार्ड से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये रक्षा करेंगे, मतलब रक्षक के अगर भक्षक बन जाएंगे, संरक्षण नहीं करेंगे, ऐसी हत्या कर देंगे, तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे जाना चाहिए, समझ में आ गया। और ये नलिनी लिट्टे की समर्थक थी, तो इसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्राइम कर सकती हैं, बट हम इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमारा लॉ हमेशा ख्याल रखना, जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कायदे का पालन करे, अगर वो कायदे तोड़ते हैं तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होती है। कल जाके आप सिविल सर्वेंट बन जाए, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, अगर एक आम आदमी रेप करता है, एक जनरल सिविलियन, तो उसको नहीं क्या जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर्स की है, समझ में आ गया। बट एक गवर्नमेंट सर्वेंट या जिसके ऊपर कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो रेप करता है तो उसको 10 ईयर्स का पनिशमेंट है, समझ में आ गया। मतलब जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर एंड जुडिशियल सिस्टम इसको माने, अगर वो कायदा तोड़ता है ना तो उसको उतनी ही फिर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी होती है, क्योंकि वो जिम्मेदार है लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर वही कायदा तोड़ेगा तो फिर उसको हम अच्छे तरीके से तोड़ेंगे। ये समझ में आ गया, तो ये क्लियर हो गया। 21 ऑफ में हम किस लिए जानते हैं, यहाँ पे एंटी टेररिज्म डे, समझ में आ गया। और ये किसके डेथ एनिवर्सरी होती है इस दिन, राजीव गांधी की। किसने मारा था उसे, थनु नाम था उसका, क्या नाम था उसका, थनु। ये थनु किसकी रिबेलियन लीडर थी, LITA, जिसको हम क्या बोलते हैं,
लिट्टे, उसका क्या फुल फॉर्म मैंने बताया आपको, लिट्टे का लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, ठीक है। तमिल इलम, इलम का मतलब होता है राज्य, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट करंट अफेयर पे हम चलते हैं, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। केरल जो है ये न्यूज़ में है और इसके बारे में आपको क्यों क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपने ध्यान से मेरा लास्ट वीक का करंट अफेयर का लेक्चर अगर किया होगा तो मैंने आपको बताया था कि केरला में 2 तरह के जो नहीं क्या डिजीज़ेस है वो बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रहे हैं। एक था टोमेटो फ्लू और दूसरा था शिगेला वायरस, ठीक है, या शिगेला बैक्टीरिया, ठीक है। ये दोनों मैंने आपको यहाँ पे बताया था, राइट, पिछले हफ्ते की बात है, ठीक है। अब जब इस कंटेक्स्ट में जब हम यहाँ देखते हैं, जब ये चर्चा में है, तो इसको देखते हुए अब दोनों भी जो चीज़ें हैं इसमें आपको देखने मिलेगा दोनों में कॉमन चीज़ क्या है। खैर इसमें तो टोमेटो खाने से लेने से कुछ संबंध नहीं है, बट इसमें शिगेला वायरस से एक बैक्टीरिया से एक लड़की की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, समझ में आ गया। और उसने क्या खाया था, शारमा वगैरह खाया था। तो अभी केरला इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने सभी के सभी जो आपके फूड कॉर्नर जो है, जितने भी आपके फूड कॉर्नर हैं, जो आपके रेस्टोरेंट्स वगैरह वगैरह जो है, उनको फूड सेफ्टी लाइसेंस जो है ये क्या कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है। समझ में आ गया, मतलब आपके पास फूड सेफ्टी का अगर लाइसेंस नहीं है तो आप वो रेस्टोरेंट फूड कॉर्नर नहीं चला सकते। आप क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, घटिया दर्जे का सॉसेस, मसाले, केमिकल्स अगर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पुरानी चीज़ें, होता ना बहुत से लोग नहीं क्या बासी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, उनको क्या खिला के बेचना ही है, वो काहे के लिए अगले दिन आने वाला है आपसे लड़ने झगड़ने के लिए। समझ में आ गया, सबका इम्यून अलग अलग होता है। 10 लोग अगर बाहर खाना खाएंगे तो उसमें से 2 लोगों का पेट खराब होता है, 2 लोग बीमार पड़ते हैं, 8 लोग तो बीमार नहीं पड़ रहे ना। तो दुकानदार क्या बोलेगा, 8 लोग तो अभी भी अच्छे हैं, मतलब इनका इम्यून खराब है, ये कुछ नहीं भी खाएंगे फिर भी बीमार पड़ेंगे। बट फिर भी केरला इंडिया का पहला स्टेट बन गया जिसने क्या किया है, फूड सेफ्टी लाइसेंस उनको लगाना पड़ेगा कि हम जो भी यहाँ पे खाना बना रहे हैं, दे रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है। मतलब जो स्टैंडर्ड यहाँ पे होना चाहिए उसको मानकर अगर हम इडली बना रहे हैं तो हमें क्या ख्याल में रखना पड़ता है, चावल अच्छे क्वालिटी के हो, ठीक है। उसके बाद जो उसका बैटर होता है, पता है ना आपको, वो बहुत ज़्यादा पुराना ना हो। समझ में आ गया। हर चीज़ में हम, जैसे हम ऑयल की कोई चीज़ बना रहे हैं तो वो क्या होनी चाहिए, पहली बात तो फ्रेश होनी चाहिए। और ऑयल का जो मल्टीपल यूज़ होता है वो हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए, वो हमने क्या करना चाहिए, यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें जो है आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। केरला क्यों न्यूज़ में है, क्लियर हो गया आपको, ये समझ में आएगा क्यों न्यूज़ में है। पहले तो मैंने आपको 2 बीमारियाँ बता दिया, टोमेटो फ्लू लास्ट वीक में देखे थे, दूसरा शिगेला वायरस, जिसकी वजह से थोड़े हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, इसलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पे, वहाँ पे फूड सेफ्टी लाइसेंस क्या कर दिया हमने यहाँ पे, कंपलसरी कर दिया। इतना क्लियर हो गया, मुद्दा समझ में आ गया। उसके बाद लिखिए यहाँ पे, ये आपको बस पता होना चाहिए, थॉमस कप करके एक टूर्नामेंट होता है। आपको ये यूपीएससी एमपीएससी में सीधा नहीं क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में स्पोर्ट के ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन आने वाले हैं। समझ में आ गया। और स्पोर्ट में जनरली हम सब क्रिकेट ही पढ़ते बैठते, बाकी स्पोर्ट हमें पता नहीं होते हैं, ठीक है। थॉमस कप, सबसे पहले इसका संबंध हमें पता होना चाहिए, बैडमिंटन से है, ठीक है, बैडमिंटन से है, आपको यहाँ पता होना चाहिए। और ये क्यों न्यूज़ में है, रिसेंटली इंडिया ने थॉमस कप जीता है। समझ में आ गया, किसको हरा के जीता है, इंडोनेशिया को। और इंडोनेशिया 12 टाइम्स का चैंपियन है। समझ में आ गया। आपको क्या प्रीलिम में क्या क्वेश्चन आएगा, थॉमस कप का संबंध कौन से स्पोर्ट से है, फुटबॉल, हॉकी, चेस, ये वो वगैरह वगैरह। तो पहली बात तो क्लियर होना चाहिए किससे रिलेटेड है ये, बैडमिंटन। और बैडमिंटन कैसे खेलते हैं,
रैकेट से खेलते हैं, और जिसको हम मारते उसको हम क्या बोलते हैं? हमारे भाषा में उसे फूल बोलते हैं, ठीक है। और पता है कि बैडमिंटन का ओल्ड नेम क्या था? बैडमिंटन का ओल्ड नेम क्या था? बैडमिंटन का जो ओल्ड नेम था वो था पूना। पूना। ये क्लियर हो गया? मुद्दा समझ में आ गया? तो एक्चुअली इंडिया में ही इसका ओरिजिन है, ऐसा कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं, जैसे चेस हो गया, इसका भी ओरिजिन कहाँ पे है? इंडिया में है। इसे अष्टपदे वगैरह वगैरह कहा जाता था। समझ में आ गया? उसके बाद पोलो हो गया। पोलो पता है आपको क्या होता है? पोलो खाने की गोलियां नहीं बोल रहा मैं, खेलने का स्पोर्ट नहीं ना। स्पोर्ट वोट में खास दिलचस्पी नहीं है शायद आप लोगों की, है कि नहीं? बस मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं आप लोग। हाँ, उसको क्या करना पड़ता है? वो गोल्फ है, गोल्फ अलग है, वो नहीं है, वो रग्बी है, वो रग्बी है। अरे देखो तुम क्या क्या बता रहे हो यहाँ पे मुझे। जो नहीं क्या छोटा सा बॉल रहता है वो होल में डालना होता है, वो होता है गोल्फ। ये जो बता रहे हैं वो हो गया रग्बी, लेके भागना पड़ता और वहाँ पे एक लाइन तक पहुँचना पड़ता, बाकी लोग नहीं कि अपने को अड़ाएंगे, ठीक है। और क्या बोल रहे तुम? हाँ, घोड़े पे क्या करना पड़ता? रेसिंग लगानी पड़ती, क्या करना पड़ता? हाँ राइट, घोड़े के ऊपर जो एक हॉकी जैसा जो गेम होता है ना, हम उसे पोलो बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ये जो गेम है ना, इसकी खोज नहीं क्या भारत में हुई? समझ में आ गया? इसकी खोज कहाँ पे हुई? भारत में हुई, ठीक है। और भारत में एक राजा था जो ये खेल खेलते खेलते मर गया था। समझ में आ गया? मतलब चौगान खेलते खेलते मर गया था, कुछ ज़्यादा ही जोश में आ गया था तो घोड़े ने पटक दिया, ठीक है, लटक गया यहाँ पे। समझ में आ गया? तो ये जो गेम है इसका संबंध किसके साथ है? बैडमिंटन के साथ है। इंडिया ने रिसेंटली इसे जीता है, ठीक है। और किसको हरा के जीता है हमने? इंडोनेशिया को हरा के जीता है। और ये सबसे प्रेस्टिजियस ऐसा बोल सकते हैं बैडमिंटन का ये कप है। जैसे इंडिपेंडेंट लेवल पे जैसे हमारे क्या होते हैं, एशियन कप हो गया, एशेज़ हो गया, या फिर आपका वर्ल्ड कप, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, वैसे लेवल का ये कप हो गया। इतना क्लियर हो गया? तो ये थोड़ा बहुत हमको यहाँ पे पता होना चाहिए। ये समझ में आ गया, ठीक है। थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। उसके बाद फटाफट लिख लो यहाँ पे, दादा साहेब फाल्के फिल्म अवार्ड, ठीक है। दादा साहेब फाल्के फिल्म अवार्ड फटाफट लिखिए यहाँ पे। ज़्यादा अपन इस पर रिसर्च नहीं करेंगे, पिक्चरों की बातें हैं, आपको पता ही रहती है। जो बेस्ट फिल्म थी वो थी पुष्पा, ठीक है, ठीक है। पुष्पा मूवी देखी है आप लोगों ने? कितने लोगों ने देखी? सभी ने देखी। केजीएफ कितने लोगों ने देखी? और आरआरआर, ठीक है। तो बेस्ट फिल्म क्या थी आपकी? पुष्पा, ठीक है। बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है यहाँ पे, मिला है रणवीर सिंह को। इसकी फ्लॉप पिक्चर आई थी 83, ठीक है, उसे मिला। क्रिकेट को लेकर बस एक ही पिक्चर हिट हुई इंडिया में, वो है MS धोनी, ठीक है। अच्छा खासा 100 करोड़ से ज़्यादा कमाई हुई थी उसकी, ठीक है। उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन, इसकी मिमी करके एक मूवी आई थी, ठीक है, मिमी, ठीक है। समझ में आ गया? अभी ये बहुत सारे अवार्ड मिलते रहेंगे, ठीक है, बेस्ट फिल्म ये वगैरह वगैरह। तो आप पुष्पा को जो अवार्ड मिला है वो दादा साहेब फाल्के फिल्म अवार्ड मिला है। क्लियर हो गया? तो ये थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से पता होना चाहिए।
बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह और बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन, इनको यहाँ पे मिला है। ठीक है, वैसे भी इतनी कुछ खास पिक्चर इस साल आई नहीं है ठीक ठीक ढंग की जिसको हम बोलेंगे। हाँ, शेरशाह को क्या अवार्ड मिला? नहीं, दूसरा अवार्ड होगा वो, दूसरा अवार्ड है वो। अभी बहुत सारे अवार्ड मिलेंगे, मतलब मैं आपको ही बता रहा हूँ। फिल्म फेयर वगैरह आएगा, फिर लक्स वाला आएगा, फिर हर चैनल की तरफ से अवार्ड दिए जाते हैं, फिर ये खुद को अवार्ड देने के लिए अवार्ड सेरेमनी अरेंज कर लेते हैं, स्टार्स किड्स वगैरह वगैरह। तो ये थोड़ा प्रेस्टिजियस है। 2 ही अवार्ड ख्याल में रखना, एक तो ये और दूसरा जो नेशनल अवार्ड्स वगैरह होते हैं वो ख्याल में रखना, जो सभी लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं। उसमें ज़्यादातर साउथ इंडियन मूवी, बंगाली मूवी, उनको ही अवार्ड मिलते हैं। इंडियन मूवीज़ को जनरली उसमें अवार्ड नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये लिखा आपने, इतना समझ में आ गया। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपको PSI कंबर नंबर के एग्ज़ाम में आ सकता है। 124A सेक्शन है, काफ़ी न्यूज़ में है, लिखिए 124A 124A सेक्शन। ये सेक्शन लिखा आपने। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ये हमारा जो इंडियन पिनल कोड जो है, इंडियन पिनल कोड जो है, इसका 124A जो सेक्शन है, आपको ये क्लियर होना चाहिए, ये है अबाउट सेडिशन। सेडिशन का मतलब होता है देशद्रोह। सेडिशन का मतलब क्या होता है? देशद्रोह। अब ये क्यों चर्चा में है? एक्चुअली जब नीका ये बना था तो इसको नीका आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, अपने इंडियन पिनल कोड में IPC कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1860 में बना। ठीक है, तो धीमे धीमे इन्होंने क्या किया था, अपने फेवरिज्म के हिसाब से, अपने मतलब के हिसाब से इसमें अलग अलग प्रोविजंस, अलग अलग सेक्शंस ऐड किए। तो उसमें से एक सेक्शंस था 124A। उस वक्त कहता कि ब्रिटिश सरकार की अगर कोई भी आलोचना करता है, ब्रिटिश सरकार की कोई भी आलोचना करता है, उसके खिलाफ कोई भी हिंसा करता है, या उसका डिफेमेशन वगैरह वगैरह करता है, या कुछ एंटी नेशनल अगर कुछ भी करता है, ये उस वक्त का कंसेप्ट था। उस वक्त किसी भी रिवॉल्यूशनरी या किसी भी इंडियन सिविलियन के ऊपर जो ब्रिटिशों के अगेंस्ट कुछ भी बोलता था, करता था या कोई एक्शन लेता था, उसके अगेंस्ट ये 124A सेक्शन जो है लग जाता था। बट राइट नाउ इंडिया अभी आज़ाद होने के बावजूद भी इंडिया में 124A जो ये है सेक्शन अभी भी क्या है, लागू है। अब ये किसके लिए 124A है? मतलब देशद्रोह मतलब क्या है अभी के डेफिनेशन के हिसाब से? मतलब अभी जो हमारी सरकार है, ठीक है, सरकार के खिलाफ किसी भी तरह का बेसलेस मतलब कोई ग्राउंड नहीं है, इस तरह की सरकार का क्या करना है यहाँ पे? डिफेमेशन करना, बदनामी करना, मतलब इसमें कोई बेस ही नहीं है। हाँ, आप लॉजिकल ग्राउंड्स पे अगर आप बोल रहे हैं कि सरकार महंगाई बढ़ा रही, पेट्रोल के रेट बढ़ा रही, ये एक्सेप्टेबल है, समझ में क्या? बट अगर कुछ बेसलेस अगर आप क्या कर रहे हैं, सरकार की बदनामी कर रहे हैं, देश की बदनामी कर रहे हैं, ये उसके बाद कुछ भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ जैसे आप पंजाब में जाएंगे तो पंजाब में हमेशा पंजाब के जो लोग हैं वो सिख लोगों का क्या करते रहते हैं, एक अलग भूमि जिसको हम बोलते हैं खालिस्तान, तो खालिस्तान का मूवमेंट हमेशा चलाने की बात करते रहते हैं। मतलब पंजाब को एक अलग देश बनाने की उनकी क्या है यहाँ पे इच्छा है, समझ में आ गया? मतलब ये पंजाब को हमारे देश से तोड़ना चाहते हैं। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, सेडिशन हो गया ना, एक तरीके से क्या हो गया यहाँ पे, देशद्रोह हो गया। अगेन जम्मू एंड कश्मीर में जो टेररिस्ट जो लोग हैं या जम्मू कश्मीर के सिविलियन कभी कभी नहीं क्या पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाते हैं और इंडिया के झंडे जला देते हैं, समझ में आ गया? ये तो एक तरीके से क्या हो गया यहाँ पे, देशद्रोह हो गया, समझ में आ गया? मतलब पाकिस्तान के मैच जीतने पर पटाखे फूटते हैं, इंडिया के मैच जीतने पर लोग गम में चले जाते हैं। ऐसे ठीक है, गम में जाना कुछ और भी कारण हो सकते हैं, बट ऐसे नहीं होने चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें होगी। उसके बाद आपको देखने मिलता है हमारे देश में माओइज़्म है, ठीक है, कुछ मामले में नक्सलिज़्म वगैरह वगैरह हैं, कुछ मामले में आपको देखने मिलेगा कुछ एंटी सोशल कैरेक्टर्स यहाँ पे काम करते रहते हैं जो देश को तोड़ने का काम करते रहते हैं। इनके जो भी कार्रवाई है ये सब किस में जाएंगे, 124A में जाएंगे। तो ये इस वजह से न्यूज़ में है कि इसका कभी कभी गवर्नमेंट की तरफ से मिसयूज़ भी किया जाता है, या जुडिशियल सिस्टम जो है इसके पुराने बने हुए डेफिनेशन की वजह से स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। अगर ये सब कोई कर रहा है तो ये ठीक है,
मतलब ये देशद्रोह या देश को तोड़ने वाला कार्यक्रम हो गया। बट रियलिटी ये है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, जो करंट गवर्नमेंट है वो किसकी भी गवर्नमेंट रहने दो, अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसे क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, या फिर उसके अगेंस्ट आप क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या कर देती है सरकारी मशीनरी जो है ऐसे पर्सन, ऐसे अथॉरिटी के खिलाफ क्या लगा देती हैं, 124A लगा देती हैं। क्या लगा देती हैं, 124A लगा देती हैं। और करंटली भारत में बहुत से लोगों के ऊपर 124A लगाया गया है। कुछ लोगों के ऊपर साबित हुआ है, कुछ लोगों के ऊपर साबित नहीं हुआ है। नवनीत राणा, रवि राणा, इनके ऊपर भी देशद्रोह का आरोप जो है लग गया था, समझ में आ गया, बट वो साबित हो पाया क्या, नहीं पाया। अब उन्होंने जो देशद्रोह का आरोप लगाया था वो नेशनल गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं लगाया था, किसके खिलाफ लगाया था, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ लगाया था। वो मैटर क्या था, नहीं था, वो हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि ये कहीं ना कहीं हर स्टेट में या सेंट्रल स्टेट किसी न किसी के द्वारा अथॉरिटीज़ जो उनके खिलाफ बोल रहा है, क्या लगा दिया जाता है, 124A लगा दिया जाता है। हमें यहाँ पे समझना है कि अंग्रेज़ों ने 124A जब लाया था, उनको यहाँ पे रूल करना था, उनको यहाँ पे डोमिनेंस करना था भारत के ऊपर, और उनके अगेंस्ट बोलना एक तरीके का क्या था, ऑफेंस था। समझ में आ गया। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, अभी हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमें आर्टिकल 90 से राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। इसमें हम सरकार की हमेशा तारीफ़ें करेंगे ज़रूरी नहीं है। मैं सरकार के पॉलिसी से असहमत हूँ तो मैं उसे एक्सप्रेस कर दूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं देशद्रोही हो गया। हो सकता है कि मेरे विचारों से आप सहमत नहीं हैं, बट वो देश के हित में भी हो सकती है, तो मैं देशद्रोही कहाँ से हो गया। इसका मतलब तो सारे के सारे जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं स्टेट में और सेंटर में, सबके सब क्या हो जाएंगे, देशद्रोही हो जाएंगे ना। मतलब फिर देश में अपोजिशन पार्टी बनाओ मत, क्योंकि उनका तो काम रहेगा ना बेचारों का, देश में सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ तो उनको लाइव रहने के लिए, अलाइव रहने के लिए बोलना पड़ेगा। मतलब इनडायरेक्टली कभी ना कभी उनके ऊपर क्या लग जाएगा, 124A लग जाएगा। तो इसलिए बहुत से लोग अभी जुडिशल कमीशन वगैरह है, उनका ऐसा बोलना आ रहा है कि 124A जो है हमने क्या कर देना चाहिए, यहाँ पे हटा देना चाहिए, या फिर इसमें अमेंडमेंट करना चाहिए, क्योंकि इसका मिसयूज़ कभी कभी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जा सकता है। समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया। तो आपको जस्ट 124A जो है ये सेक्शन किस बारे में है आपको पूछा जा सकता है। पिछले कुछ दिनों में अलग अलग सेक्शन जो है न्यूज़ में, जैसे आपको पता होना चाहिए CRPC का सेक्शन 144, ये किसके बारे में है, ये है कर्फ्यू के बारे में है, ये है जमावबंदी। किसके बारे में, ये जमावबंदी के बारे में ही है। तो ये जनरली ऐसे कुछ सेक्शन जो है यहाँ पे चर्चा में रहते हैं। सेक्शन 144 पर वो CRPC का मैं बोल रहा हूँ, किसके बारे में है, जमावबंदी। मतलब जो कर्फ्यू अर्फ्यू में जब हम बोलते हैं ना, इधर जमा मत हो जाओ वगैरह वगैरह, भीड़ दिखे तो मारा वारा जाता है, ठीक है। और ये 124A काय के बारे में है, देशद्रोह के बारे में यहाँ पे है। इतना क्लियर हो गया, ये स्पष्ट हो गया आपको 124A किसके बारे में है, किसके बारे में नहीं है, क्लियर हो गया। हाँ, क्या बोले, एक्ट है वो, नहीं एक्ट अलग हो गया। ये ऑलरेडी जैसे CRPC हो गया, IPC हो गया, इसमें कि हम सेक्शंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। फिर अस्पा जैसे भी एक्ट है जो नहीं क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं आपके, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है, ठीक है। ठीक है, कुछ रिवीजन मैं आपकी फटाफट यहाँ पे ले लेता हूँ, और रैंडम कुछ नहीं क्या फैक्ट्स वगैरह अगर मुझे लगे इम्पॉर्टेंट है बताने के लिए तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मुझे पता ही है कि जो इंडोनेशिया जो है जिसकी अभी कैपिटल चेंज हुई है वो एक्चुअली कौन सा कंट्री है, हम उसको कौन सा देश बोलेंगे। मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम नूसंतारा बता दे रहे पहले, मेरा क्वेश्चन तो समझ लो, समझ में आ गया। तो ऐसा नहीं, मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि इंडोनेशिया जिसकी कैपिटल चेंज हुई है, मैं पूछ रहा हूँ कि इंडोनेशिया एक्चुअली किस तरह का कंट्री है, उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे। वो कौन सा कंट्री है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है ना इंडोनेशिया। कौन सा कंट्री है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। कौन सा कंट्री, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, ठीक है। और उसकी ओल्ड कैपिटल क्या थी,
जकार्ता। समझ में है क्या? उसकी ओल्ड कैपिटल क्या थी? जकार्ता उसकी यहाँ पे ओल्ड कैपिटल थी। उसके बाद मुझे बताइए कि न्यू कैपिटल क्या है उसकी? मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन बताया था कैसे, आपको बस क्या पार्ट करके रखना है यहाँ पे, संतरा या संतारा। आप संतरा भी लिख देंगे तो भी हो सकता है एग्जामिनर जज नहीं कर पाए, वो नू पढ़ेंगे और संतरा दिख रहा है ना, बस मार्क दे देंगे आपको। समझ में है क्या? और वैसे आपको क्या आने वाला, मल्टीपल चॉइस ही आने वाले हैं, ठीक है। अब वो नू संतारा को वगैरह उसको 4 अलग तरीके से नहीं रखेंगे, जकार्ता डालेंगे, बाली डाल देंगे, इंडोनेशिया का अलग अलग सिटी वगैरह। एनीवेज ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद मुझे बताइए केरला में 2 नहीं क्या वायरसेस या फ्लू वगैरह न्यूज़ में थे, कौन कौन से? ज़ोमैटो नहीं, टोमेटो फ्लू और शिगेला बैक्टीरिया, ठीक है। और इसके वजह से वहाँ पे क्या कर दिया गया है अभी, फूड सेफ्टी लाइसेंस को क्या कर दिया गया यहाँ पे, कंपलसरी यहाँ पे कर दिया गया है। लास्ट वीक में मैंने बताया था कि नो टोबैको डे आता है एक, कब आता है नो टोबैको डे? 31 मई को आता है। और 21 मई को हम क्या सेलिब्रेट करना ऐसा तो नहीं बोल सकेंगे अपन, पर आता कौन सा दिन है? एंटी टेररिज्म डे। किसके पुण्यतिथि पे आता है वो? राजीव गांधी के पुण्यतिथि पे यहाँ पे ये आता है, ठीक है। उसके बाद मुझे बताइए जो वीट प्रोडक्शन है उसमें दुनिया में टॉप मोस्ट कंट्री कौन सा है? चाइना है। इंडिया स्टेट वाइज अगर हम देखें कौन सा स्टेट आता है यहाँ पे? यूपी आता है। और प्रति हेक्टर पंजाब यहाँ पे आता है। और गेहूँ जो है उसका जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो कौन सा है? रबी है, ठीक है। समझ में है क्या? उसके बाद मुझे बताइए कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स बढ़ रहे हैं या लोड शेडिंग हो रही है, उसका क्या कारण था, क्या लॉजिक था? क्योंकि कोल का क्या है यहाँ पे शॉर्टेज है, कोल का क्या है यहाँ पे शॉर्टेज है, इसके वजह से बिजली के दर बढ़ गए हैं और लोड शेडिंग जो है यहाँ पे भारत में हो रही है। अगेन 124A किसके बारे में है? किसके बारे में है? देशद्रोह के बारे में है। और सेक्शन 144 जमावबंदी, ठीक है। गर्दी वगैरह हम नहीं कर सकते, कर्फ्यू वर्फ्यू उसमें लग जाता है। समझ में है क्या? ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, बाकी के जो करंट अफेयर है नेक्स्ट वीक में हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ, चाइना जो है तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, हाँ, बट सर वो इंडिया भी है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, बट सर वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाते ना, वो खुद ही उतना कंज्यूम कर लेते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रशिया है, हाँ अब नहीं है, तो अब हम किसको कंसिडर करेंगे प्रोड्यूसर, ये एक्सपोर्टर? देखो प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर चाइना ही है। अगर हम देखते हैं प्रोड्यूसर भी चाइना है, एक्सपोर्टर भी चाइना है, सेकेंड नंबर पे इंडिया है। रशिया तो खैर अभी ना प्रोड्यूसर रहा है ना एक्सपोर्टर रहा है। प्रोड्यूसर है चाइना, बट वो सर कंज्यूम कर लेता है, बराबर, एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। रशिया अब तक था बट अब नहीं, रशिया नहीं है, फिर भी आप चाइना ही रखिए, क्योंकि ओवरऑल कैसा अब इंडिया में थोड़ा ग्रोथ डिक्लाइन हो गया है, तो ऑब्वियसली हम एक्सपोर्ट तो अभी करेंगे नहीं, बट स्टिल चाइना ने अभी बैन नहीं लगाया है उसके एक्सपोर्ट के ऊपर, और हो सकता है कि चाइना इस मौके का फ़ायदा उठाए और वर्ल्ड को फिर एक्सपोर्ट करना चालू कर दे। चाइना बहुत होशियार है, इंडिया ने बंद कर दिया तो चाइना एक्सपोर्ट करना चालू कर देंगे। खुद के लोगों को बोलेंगे गेहूं खाना बंद कर दो, चावल खाओ, अपन एक्सपोर्ट करेंगे। और उसकी पॉलिसी नहीं क्या ट्रेड की रही है ना। तो आप चाइना को टिक कर सकते हैं अभी करंट सिनारियो में, ठीक है। हाँ, क्या बोला आपने? अब देखिए ऐसे कैटेगरी जनरली उन्होंने बनानी चाहिए, एक को बेस्ट फिल्म दे रहे हैं, एक को बेस्ट फिल्म ऑफ द, हाँ राइट बराबर है, बट ऐसे जो कैटेगरीज़ है जनरली ऑडियंस को, स्टूडेंट को, दोनों को भी कंफ्यूज कर रही है, उसका कोई सेंस नहीं है। मतलब ऐसे कैटेगरीज वगैरह बनाने का आप अलग कैटेगरी में दे सकते हैं इन ऑल लैंग्वेज, जिसको मल्टीपल लैंग्वेज में डब किया गया ऐसा, या हिंदी लैंग्वेज में कैटेगरीज करके दे सकते हैं। बट एनीवेज आप दोनों भी याद करके रख सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी एक फ़िल्म को ही पिक करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अब वो जैसे कैटेगरी है एक बेस्ट फिल्म का है, एक बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर है। अब एक बेस्ट फिल्म जो है इसको हम ईयर की बेस्ट फिल्म बोल रहे हैं या 3 महीने की बेस्ट फिल्म बोल रहे हैं या 1 महीने की बेस्ट फिल्म बोल रहे हैं, तो वो भी फिर यहाँ पे क्वेश्चन किया जाना चाहिए। तो एनीवेज वो कैटेगरी थोड़ी बहुत क्या है फिशी टाइप की हुई है,
तो आप दोनों भी फिल्म याद करिए, बट अगेन जैसे कि कैटेगरीज़ एक बेस्ट फिल्म की है, एक बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर की है, आप दोनों भी कैटेगरी याद करिए, कोई इशू नहीं उसमें। बट फिल्म से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है एक नेशनल फिल्म अवार्ड्स आएंगे इसके कुछ दिनों के बाद, उसके अवार्ड जनरली क्या आते हैं, आपको करंट अफेयर में जनरली पूछे जाएंगे, तो उसकी भी एक बार जो भी इनके फिल्म एक्टर्स एक्ट्रेसेस वगैरह जो रहेंगे वो भी आप थोड़ा अच्छे तरीके से लर्न करना, ठीक है। उसमें जनरली ऐसे कैटेगरीज नहीं होंगे, उसमें क्लियर जो उसके स्टैंडर्ड जो कैटेगरीज होते हैं वो कुछ 5, 10, 20 रहेंगे, वही रहेंगे, ठीक है।